बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे पाकिस्तानी प्यारे बहनों और भाइयों और तमाम मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात, मेरा मोहब्बत भरा सलाम कबूल करें। आज मैं फिर हाज़िर हुआ हूँ। जो हालात हैं मुल्क की, इन पे भी बात करेंगे। कुछ पाकिस्तान के गिर्द जो हालात डेवलप हो रहे हैं, ख़ास तौर पे जो एक नई चीज़ सामने आई है वो अमेरिका जो है US से, उसने सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ एक एग्रीमेंट करना शुरू किया। जैसे सी पैक है चाइना पाकिस्तान का, और वन बेल्ट वन रोड की उनकी पॉलिसी सारी दुनिया में पॉपुलर हो रही है। अब अमेरिका ने सोचा है कि इसी अंदाज में आगे बढ़ा जाए। ये एक मेजर शिफ्ट भी है पॉलिसी में और डेवलपमेंट भी है, इस पर भी बात करेंगे आखिर पे। सबसे पहले कोरोना वायरस की बात मैं करता हूँ। आज 15 जुलाई है और ऑनवर्ड्स अभी ये बारिशों का सीज़न चल रहा है, लेकिन हिंदुस्तान यानी इंडिया के जो अंदरूनी हालात हैं मखदूश हो रहे हैं। वहाँ कोरोना वायरस फैल रही है। अभी सुबह की खबर ये है कि वहाँ की डेथ रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, लाखों में चला जाएगा। ये वार्निंग उनको दे रहे हैं और इंडिया गरीब मुल्क है, वहाँ वो इंतज़ाम भी नहीं कर सकते। ये तो एक बहुत बड़ा प्रेशर आ रहा है इस वक्त मोदी गवर्नमेंट के ऊपर, और साथ साथ चाइना ने जो अपना प्रेशर बिल्टअप किया है वो बड़े टैक्टिकल वे में उसको बढ़ाता जा रहा है। ये वार ऑफ नर्व्स होती है जिसमें चाइना मुकम्मल तौर पे जीत चुका है और इंडिया एक डिफीटिस्ट अप्रोच यानी ये शिकस्त खुरा जहनीत के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो वहाँ की सिचुएशन हुई। और ये कोरोना वायरस पे पहले थोड़ी बात और मैं करना चाहता हूँ। कल मैंने CNN पे देखा एक ये जो नोबेल प्राइज़ विनर है अमेरिकन साइंटिस्ट, उसको वो लाए थे और वो लोगों को तनवीह कर रहा था, जिस पे हैरत हुई। उसने कहा कि अमेरिकन इतने लापरवाह हैं कि इस वक्त जो ये कोरोना वायरस है इसमें 100 में से 1 अमेरिकन इफ़ेक्ट हो रहा है, लोगों को ज़ाहिरन पता भी नहीं चलता। और उसने कहा कि अगर एहतियात नहीं करेंगे तो ये तो बहुत बढ़ जाएगा और डेथ्स बहुत होंगी। यानी उसने वार्निंग दी थी। अमेरिकन काफ़ी लापरवाह है, वहाँ शिकायतें भी आ रही हैं, गवर्नमेंट भी परेशान है। वैसे तो हर जगह अवामुन्नास का एक जैसा ही हाल है, और क्योंकि इंसान जो फितरी तौर पे बंदिश बर्दाश्त नहीं करता, मुश्किल होती है उसके लिए। बाज़ारों में भी देखें, जब यहाँ खोलती है गवर्नमेंट लॉकडाउन तो किस तरह रश हो जाता है, और फिर दुकानदार भी परवाह नहीं करते। तो ये हर जगह ही है, ये इंसान की नफ्सियात है। और ये कोरोना से लड़ने के लिए हमें सबको एहतियात की ज़रूरत है, और इंशाल्लाह आप तो कर रहे होंगे, अपनी एहतियात जारी रखें, मालिक सबको अपने ज़ुमान में रखे। अब आते हैं मुल्की हालात के ऊपर। कल एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई, यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक अपील इन्होंने की थी। ये जो शुगर माफिया है, इन्होंने इनके ख़िलाफ़ जब गवर्नमेंट ने इंक्वायरियाँ शुरू की, कमीशन बनाना चाह रहे थे, तो वो चले गए पहले ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए। वहाँ उन्हें रिलीफ तो नहीं मिल सका, लेकिन फ़ौरन फिर वो सिंध चले गए। वहाँ उन्होंने जल्दी से जाके एक इंटरिम ऑर्डर ले लिया, स्टे ले लिया। इसके ऊपर फेडरल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में फ़ौरन चली गई इंटरिम ऑर्डर के ख़िलाफ़। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, इंटरिम ऑर्डर आर्जी होता है और कोर्ट उसको एंटरटेन नहीं करते, अपील को कहते हैं नहीं पहले ये आने दें कुछ अगला फ़ैसला। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा स्टेप लिया और इंटरिम ऑर्डर के ख़िलाफ़ अपील सुनी, और उसके बाद उन्होंने सिंध में जो इंटरिम ऑर्डर था उसको ख़त्म किया, और साथ आर्डर किया सिंध कोर्ट्स को भी, हाई कोर्ट को, और इस तरह पंजाब या ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी, कि आप जो आपके पास अपीलें इनकी हैं उनका 10 दिन में फ़ैसला करें। बड़ी तफसीलन वहाँ वो बात हुई, और उसमें एक बात समझ आ गई जो रिमार्क्स थे जजेस के उससे, कि वो गवर्नमेंट की जो कोशिशें हैं उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जी ये इंक्वायरियाँ करने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट ने एक एश्योरेंस दी कि हम जब कोई बड़ा फ़ैसला करेंगे तो हम पहले आपके पास आएंगे, आप जो बड़ा डिसीजन देंगे उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन हमें अपनी चीज़ें मुकम्मल करने दें। बाहर क्या है, वो दूसरी पार्टी थी, वो जैसे रोते चीखते हैं हमें ये करें, तो उन्होंने कहा इन्हें तंग ना करें तो आप इंक्वायरी अपनी कर लें। तो ये इंक्वायरी अब होगी और ये आगे बढ़ेगा, और इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा अपोजिशन के ऊपर, बल्कि वो ज़्यादा बददिल होंगे। अब आगे देखें, असल बात ये है कि जो कोर्ट के केसेस हैं, नैब के हैं, दूसरे हैं, वो तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, वो एक फ़ाइनल स्टेजेस उनकी आ रही हैं। इसी तरह नवाज शरीफ को जो रिलीफ मिला था उसकी भी एक आखिरी स्टेज आ गई है, यानी कोर्ट एक हद तक जाएंगे 4-6 महीने बाद में। आखिर कोर्ट को भी पूछना पड़ेगा कि आप मेडिकल ग्राउंड पे गए थे, आप क्या कर रहे हैं वहाँ, ये सारी बातें होंगी।
ये प्रेशर उन पे है और उसका नतीजा अब आप देख रहे हैं कि जी APC बुलाएं, मौलाना फरमान बिलावल साहब की मुलाकात, बिलावल साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उस पर अब क्या बंदा बात करे, अब मैं क्या रिमार्क्स दूँ उस पर, आप खुद ही समझ जाएं। यानी फ्रस्ट्रेशन, उनकी मायूसी नज़र आ रही है, उनको नज़र आ रहा है कि हमारे ये बुज़ुर्ग जो हैं जरदारी और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, ये तो अब सारे गए, अब कुछ ना कुछ होने वाला है। ये खौफ जो है उनको कोई ना कोई गलत हरकत करने पे मजबूर कर रहा है। अब बिलावल साहब ने कहा कि हम जी 8th अमेंडमेंट पे करेंगे तो हम इस पे धरना देंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करें। ये धरना कोई आसान काम नहीं है, ये तो हिम्मत वाली बात होती है। और ये तो महलों में पले हुए लोग हैं, दो कदम तो ये सड़क पे चल नहीं सकते, तो धरने में कहाँ से लोग लाएंगे। फिर कोरोना वायरस है, सब कुछ है, बहुत से ऐसे धमकियाँ देते हैं। दरअसल बाहर जो इनके आका हैं उन्होंने इनको, मुझे लगता है, पैसे भेज दिए और कहा कि हम लोगों को बाहर पैसे दे के निकालें, क्योंकि 8th अमेंडमेंट जो है ना वो इन्होंने करवाई थी। और ये है कि सूबे इतने आज़ाद कर दें कि कल को इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, जो पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश थी। अब ये आखिरी स्टेज जा रही है और जैसे मैं कहता हूँ कि पहलवानों की लड़ाई है, कौन जीतता है, गवर्नमेंट भी अलर्ट है, एस्टेब्लिशमेंट भी अलर्ट है, कोर्ट्स को भी बात की समझ है, तो ये स्कीज बढ़ती जा रही है। ओवरऑल तो ऐसे नज़र आता है कि ये हार जाएंगे, लेकिन हालात का पता नहीं होता। इस दौरान में इंडिया को हरकत करे, कोई और ऐसी चीज़ें करे, तो ये सारी इश्यूज़ आगे आएंगे। आगे इसको अब देखना है। और ये मैंने कहा था ये 4-6 महीने बड़े मुश्किल होंगे। इसमें वो नो कॉन्फिडेंस तारीख की भी कोशिश करेंगे, मुमकिन है करें, लेकिन उन्हें नज़र आ गया कि शायद नहीं कर सकते। बजट के बाद उन्हें अंदाज़ा हो गया कि हमारे अपने लोग भी हमारे साथ नहीं हैं। तो बहरकैल ये सिचुएशन बड़ी अजीब सी है। और ऐसी सिचुएशन में आप तो समझ तो आती है ना बात की कि मरता क्या ना करता, वो किसी भी स्टेज पे जा सकते हैं। तो एनी बैड इवेंट भी आप कह लें, कोई बुरा वाक़या ना हो जाए, अल्लाह रहम करे। इंडिया की भी हालत ऐसे है, वहाँ भी मुसलमान बहुत तंग हैं, वहाँ भी सारा कुछ। तो कोई ऐसा वाक़या, ये फिर जो हक़ाइक़ जब इस तरफ बढ़ते हैं ये तलख़ होते जाते हैं, तो उसमें कोई इस तरह की बात हो जाए तो फिर वो सारा नक्शा और हो जाता है। ये सिचुएशन है, यानी अजीब सी सिचुएशन है। ये हमें सबको वॉच करनी चाहिए, हम सबको एहतियात भी करनी चाहिए। और जहाँ आप मैसेज दे सकें मुल्क के लिए ज़रूर दें। अपनी जो कोशिश होती है इंसान की वो यही उसको करनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। इमरान खान ने जो इक़दामात किए हैं इन पे बात करता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं C5+1 जो है USA ने जो भी ये सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो हैं, जिनमें काज़ाख्स्तान आता है, किर्गिस्तान आता है, ताजिकिस्तान आता है, तुर्कमेनिस्तान आता है, उज़्बेकिस्तान आता है। ये नाम तो आपने सुने, ये हमारे ऊपर बिल्कुल कश्मीर और अफ़गानिस्तान के ऊपर ये सारी मुस्लिम स्टेट्स हैं और इनका माजी बड़ा शानदार है। एक बादशाह तो आपने सुना होगा, अमीर तैमूर, बहुत बड़ा हाकिम था, बहुत बड़ी उसकी सल्तनत थी। जब सल्तनत उस्मानिया पूरे अरूज पे थी उस वक़्त ये सारे तुर्क थे, तो इधर जो एशिया में तुर्क थे उनको लीड अमीर तैमूर कर रहा था और उसका दारुल हुकूमत भी ये उज़्बेकिस्तान में था। उसी की औलाद में बाबर था जो हिंदुस्तान आया, फिर उन्होंने यहाँ हुकूमत कायम की। यहाँ तो वो मुग़ल कहलाते थे। दरअसल मुग़ल एक लफ्ज़ है, मंगोल से शुरू हुआ। जब मंगोल और ये तातारी मुस्लिम ममालिक पे हमले करने लगे, जब बगदाद की हुकूमत थी मुसलमानों की, उस वक़्त से बाद में फिर वो भी मुसलमान हुए। ये तुर्क पहले मुसलमान हो गए, ये मुसलमान फ़ौजों में इस्लामी ममलकत में एक बड़ा बाजू बन गए। बाद में जब वो कमज़ोर हुई और ख़त्म हुई, हलाकू ख़ान ने जब बगदाद को ख़त्म किया, फ़तह किया 1258 में, तो फिर ये तुर्क जो हैं ये फैल गए दुनिया में। उधर ऑटोमन एम्पायर, उधर ये जो अमीर तैमूर है इसकी हुकूमत, और इसने फिर हिंदुस्तान पे हमला भी किया, दिल्ली पे भी आया था। तो बाद में इसकी औलाद में फिर यहाँ जो आ गए। तो अब ये इस तरफ अफ़गानिस्तान या इससे जो हमलावर आते थे, एक रिवाज था, उनको मुग़ल कहते थे, चाहे कोई भी हो। पहले अफ़गान आते थे, फिर बाद में ये लोग आने लगे, और ये मंगोल भी आते रहे हिंदुस्तान में हमला करने। तो वो आते थे, लूट मार करके चले जाते थे मंगोल। तो इसलिए जब ये आए तुर्क, तो वो उसी नाम से पुकारेगा और हिंदुस्तान में ये मुग़ल सल्तनत मशहूर हो गई, ये एक नाम पड़ गया। और इन सब की लैंग्वेज एक ही थी उस वक्त, ये पर्शियन थी, यानी जो अफ़गानिस्तान में बोली जाती है यहाँ भी है, आगे इन सारी स्टेट्स के अंदर भी ये सारा रस्म ख़त था। और मशहूर हस्तियाँ हुई हैं, इब्न कसीर, इमाम बुखारी, ये इन्हीं शहरों में से उठे और इन्होंने इस्लाम की बहुत खिदमत की। शेख सादी का नाम भी आपने सुना,
वो ईरान से ट्रैवल करके गए। ईरान का बहुत असर था, और ईरान उस वक़्त ज़्यादा जो है मज़हब पे बात तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा सुन्नी था। बाहर क्या, वो पूरी ये हुकूमत तुर्कों की थी और वो सुन्नी थे सारे, ज़्यादा शिया भी थे और उनको पूरे राइट भी थे। कोई जो इस वक्त आपको ऐसे ज़ाहिरन टेंशन नज़र आते हैं छोटे मोटे, ऐसे नहीं थे इतने ज़्यादा। तो बाहर क्या, हुकूमतें मजबूत थी। तो ये 5 वो स्टेट्स हैं, इनकी टोटल आबादी तो कोई 7 करोड़ है। इनमें सबसे बड़ी जो स्टेट है वो ताजिकिस्तान है, 3 करोड़ के करीब है। फिर किर्गिस्तान जो है वो कोई 2 करोड़ के करीब, बाकी छोटी हैं 60 लाख, 50 लाख, 90 लाख। और ये मुख्तलिफ यहाँ ये कौमें आबाद हैं, उज़्बेक हैं, तुर्क हैं, दूसरे हैं। और ये सारे आगे इनके साथ ही एक इलाका लगता है जिसको ये जो इसके पास है, सिंकियांग जो है, जो चाइना के पास है। वहाँ उगर ज़ुबान उर्दू की तरह बोली जाती है। उगर हर जगह बोली जाए, उर्दू की है। मैं वहाँ गया हूँ, देखा है, उनका रस्मुल ख़त भी हमारा, सिर्फ ग्रामर फ़र्क है और बाकी बिल्कुल उर्दू है। लिखा आप पढ़ें तो हर चीज़ पढ़ी जाती है, जोड़ें तो उनकी तरह अपनी ग्रामर है, वो थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है। यहाँ हज करने भी जब चाइना जो है वो यूएनओ का मेंबर नहीं था, तो फिर वहाँ उनका पासपोर्ट इशू नहीं हो सकता था। ये पाकिस्तान आते थे यहाँ से, सिंकियांग से। ये ऊपर ये आप हमारे जो गिलगित और ये रास्ता है जहाँ से अब ये सी पैक की सड़कें निकल रही हैं। आगे फिर ये मैंने इसलिए बयान किया कि आगे फिर ये 5 स्टेट्स हैं। तो अमेरिका ऐसे यहाँ नहीं गया, उनका ख्याल है कि इन स्टेट्स के अंदर हम बैठ के तो इनके साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें, इसी लाइन पे जैसे चाइना ने सी पैक और ये किया है। इसके ऊपर सबसे ज़्यादा असर रूस का रहा है, चाइना का रहा है, उनके साथ ही ये लिंक्ड हैं सारी स्टेट्स जो हैं। और इनके पास समुंदर कोई नहीं है, कैस्पियन सी बहुत बड़ी झील है, उसके गिर्द इनकी तो कुछ आबादियाँ हैं वहाँ, इससे ज़्यादा नहीं है। और इनके सारे रास्ते या चाइना से हैं या पाकिस्तान से हैं या फिर रशिया से हैं या ईरान से हैं। तो अब वहाँ अमेरिका ऐसे नहीं गया, इसलिए बहुत शोर है कि जी पता नहीं अमेरिका आ जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ, ये अमेरिका को काउंटर करेगा या ऐसे करेगा। ये मैंने नक्शा थोड़ा आपको दिखा देता हूँ, इस पे आप देखेंगे काज़ाकिस्तान का जो नक्शा है, ये पूरी दुनिया का एक दिखाते हैं आपको। फिर उसमें जो इनका अपना एरिया है वो आप एक नज़र देखें, अभी स्क्रीन पे आ जाएगा, तो उस पे आपको अंदाज़ा हो जाएगा नक्शे से कि ये हमारे ऊपर कितना करीब है और इसका हमारी सियासत के ऊपर, हमारे इलाके की सियासत के ऊपर, चाइना की सी पैक के ऊपर कितना गुड और बैड इफ़ेक्ट हो सकता है, और पाकिस्तान में उसका जो है ना गोल्डन रोल क्या हो सकता है। यहाँ अब इमरान खान की बात जो मैंने की थी करता हूँ। ये अब इस वक्त जो सिचुएशन आपकी है, इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाके बताना चाहूँगा। देखिए, इमरान खान जब आया था हुकूमत में तो उसने मदीना रियासत की बात की, फिर उसी पैटर्न के ऊपर उसमें बिल्टअप करना शुरू किया। और तुर्की तो बिल्कुल, अर्दगान वहाँ पहले ही मौजूद था, उन्होंने अप्रिशिएट किया। महातीर मोहम्मद ने मलेशिया से अप्रिशिएट किया, अरबों के कान खड़े हुए। इतने में एक OIC कॉन्फ्रेंस हुई जिसके अंदर इमरान खान की तारीख जो उसने तकरीर की, सबसे पहले वो एक स्टनिंग स्पीच थी, एक बड़ी हैरान कुन स्पीच थी जिस पे कान खड़े हुए वेस्ट के। वहाँ उसने जो तकरीर की, उसने, अरब भी थे, सारे बैठे थे मुसलमान, सारे हेड ऑफ द स्टेट। उसने कहा कि देखें, इस्लाम के बारे में ये जो तासर फैला है दुनिया में कि हम बड़े सख्त गिर हैं और हम किसी को बर्दाश्त नहीं करते, ये एक्सट्रीम जो है, ये तालिबान वाला, ये जो लड़ाइयाँ ये करते हैं जो सारे, तो ये जो इमेज बाहर है ये इसलिए बना है कि आप हम सब, उसने खुली बात की, हमने अपना रोल ही नहीं किया इस्लाम के बारे में दूसरी हुकूमतों को बताने में। इनडायरेक्ट ये था कि हम इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स का शिकार हैं, एहसास कमतरी का बिला वजह का शिकार हैं। अगर हमारी हुकूमतें उस वक़्त अपना नुक्ता नज़र देती तो ये इस तरह से इस्लाम के बारे में ये गलत असर ना फैलता। फिर उसने यहूदियों की मिसाल दी कि जब सेकंड वर्ल्ड वार थी और उनको ये हिटलर ने तबाह किया, उससे पहले स्टालिन ने उनके साथ ज़्यादती थी, तो उन्होंने बड़ा एक सिस्टमैटिक में तरीके से यहूदियत के बारे में, और अपने आप को मजलूम ही थे, उन पर बहुत जुल्म हुए उस वक़्त, तो उन्होंने अपनी वो बड़े खूबसूरत अंदाज से बात शुरू की और मीडिया के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता वो, अब सरमायादार तो हमेशा से हैं, वो शुरू से ही पैसे के साथ ही चलते हैं, दुनिया में फैले भी हुए हैं, उस वक्त भी ऐसे ही था। और उनके ख़िलाफ़ जो हुकूमतें होती थी इसलिए होता था कि वहाँ की इकोनॉमी कंट्रोल कर लेते थे, तो दूसरी कौमें फिर तंग पड़ जाती थी। कई दफ़ा उनके साथ तारीख़ में ऐसा हुआ, ये हदीस भी है
इनके साथ ऐसे होता रहना था क़यामत। बाहर क्या, तो वो अब होता यही है। 100-200 साल के बाद आप देखेंगे बहुत बड़ा मसैकर यहूदियों को होगा या वहाँ से निकाले जाएंगे। बहुत दफ़ा हो चुका है इनके साथ, लेकिन इन्होंने अब मॉडर्न इस सब को यूज़ किया और सारे यूरोप को हर एक को कन्विंस कर लिया, और अमेरिका ने इनको माइग्रेशन का कहा और जो जितने थे सारे उन्होंने उनका साथ दिया, और बड़े अच्छे अंदाज से, इफ़ेक्टिव अंदाज से उन्होंने अपने आप को साबित किया कि हम मजलूम हैं और हमारी हेल्प करें, और सब ने की। और फिर वो जो आप करते हैं बाद में, अब भी देख लें अमेरिका में उनकी कितनी इंटरफेरेंस है, उसी में उन्होंने फिर फ़ायदा उठाया और अपनी वो सिंपथी विन करके इसराइल बनाया। अब उसने ये मिसाल दी कि देखें यहूदियों के साथ भी बहुत कुछ हुआ था, लेकिन उन्होंने अपने आप को बड़े तरीके से निकाला। हमें चाहिए था इस्लाम के लिए कुछ करते। ये उसकी पहली स्पीच थी जिस पे सारों के सर झुक गए, और वो वीडियो देखने वाली है। उसके बाद क्या हुआ कि यूएनओ में चला गया। वहाँ फिर उसने जब ये बात की कि इस्लाम तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह है और इसके आगे तो कुछ नहीं है, मदीना रियासत का बताया कि असल क्या थी, और बताया कि इस्लाम पीस क्या है, फलां है, फिर तो वो पैनिक हो गई ना एक सारी, ये जितने इनके थिंक टैंक, उन्होंने कहा हमने हज़ारों करोड़ों खर्च किया है और हम इस्लाम को ये साबित करने के लिए, उसमें यहूदी भी थे सारे बाकी, तो ये तो एक तकरीर के अंदर दुनिया की सिंपथियाँ ले जाएगा ये सारे। और फिर अर्दगान ने उनका माथा भी चूमा वहाँ यूएनओ में, और फिर इन्होंने एक मीटिंग की, महातीर ने, अर्दगान ने, और उन्होंने, और फ़ैसला उन्होंने किया कि हम एक अलग चैनल बनाएं और फिर अपनी एक को मीटिंग करें फलां। फिर आपको पता ही उस पर प्रेशर आया इमरान खान के ऊपर अरबों का, और अमेरिका ने कहा वहाँ जो मीटिंग थी मलेशिया वहाँ नहीं जाएं, इंडोनेशिया प्रेशर हुआ, वो निकल गया। तो इस तरह वो ज़ाहरन फिज़ल आउट हो गई। फिज़ल आउट नहीं हुई बात। मैं ये बात करना चाहता हूँ कि अंडर करंट जो है इस्लाम की रिवाइवल की, ये चल रही है। इसी में ये सूफिया जो है, आया सूफिया जिसको कहते हैं, मस्जिद जो है तुर्की की, इसका जिक्र आ जाता है। यानी 1453 में जब सुल्तान मोहम्मद II ने, ज़ुल्फ़िकार सल्सम के नाम पे उसका नाम था, उसने ये फतह किया, तो वहाँ उसने नमाज़ पढ़ी उस मस्जिद में। फिर उसके बाद वो मस्जिद ही रही। पिछली वीडियो में मैंने ये बात की थी। लेकिन जब कमाल अतातुर्क आया तो जैसे उसने समझा कि भाई मज़हब को पीछे कर देना चाहिए और हमें यूरोप के साथ तल्लुक़ रखना चाहिए, तरक्की में हम कमज़ोर हैं, उसका ख्याल था यूरोप में हम अपना कोई मुकाम बना लेंगे। तुर्की छोटा भी बहुत हो गया। ये नक्शा मौजूदा भी आपको मैं भी दिखा देता हूँ बाद में, 2-4 नक्शे इकट्ठे ही दिखा के थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँगा। तो उस पर यह हुआ कि फिर वो अब बहुत बात उस पर भी हो रही है, और लोग ये भी कह रहे हैं जी वहाँ तो जो है यानी इस्तांबुल, उसके अंदर अर्दगान की जो पार्टी है वो वहाँ के जो कॉरपोरेशन के इलेक्शन है लोकल, वो हार गई है। तो वो ये है कि जी वहाँ तो अब लोग इंटरेस्टेड नहीं है, फलानी। ऐसा नहीं है। अर्दगान बड़े एक स्कीमिंग और पॉलिसी के साथ जा रहा है। इस्लाम में उसका एक अपना रोल है, और तुर्कों का जैसे जानदार कौम है उनका एक रोल है। अब इसको लिंक करें आप ऊपर इन इलाकों के साथ, सेंट्रल एशिया के साथ, यहाँ से तुर्क निकले हैं, ये सारा उनका इन्फ्लुएंस है ऊपर तक, कल्चर का भी इन्फ्लुएंस है, ईरान और तुर्की का, और फिर पाकिस्तान का जो भी आप कहें, इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन वो है। तो ये लिंक्ड है, सारे इंटरलिंक्ड है। कल्चर एक है, मज़हब एक है, और ये सारी चीज़ें एक हैं। तो वहाँ ऐसे जाके नहीं बैठे। उनकी नज़र एक तो इस पे है कि तुर्की आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होगा, पाकिस्तान लिंक करेगा, चाइना इसमें आ गया, तो ये कहीं बात आगे बढ़ ना जाए। इस्लाम की नज़र उनकी इस पे होती है। रही बाकी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, पॉलिटिकल है, उसमें हर रेस जो है या हर कौम जो है अपनी कोशिश करती है। लेकिन अमेरिका ने अब दुनिया में देख लिया कि हमने जो सख्त पॉलिसी अपनाई है मार धाड़ वाली, वो नहीं चली, चाइना की पॉलिसी चल गई है। तो उन्होंने इसको लिंक किया है अपने साथ कि इन स्टेट्स के अंदर सबसे पहले हम, एक मार्शल प्लान था, मैं थोड़ा सा बता दूं, यूएसए का, जब ये यूरोप तबाह हुआ सब, तो उन्होंने वहाँ उस मार्शल प्लान के तहत जर्मनी को भी बिल्टअप किया था, बाकियों को भी हेल्प किया, जापान को हेल्प किया ख़ास तौर पे। ये बड़ी नेशन बन गई जापान, और वो उनको निकाला इससे। पाकिस्तान ने भी उसमें आने की कोशिश की, इनके साथ उन्होंने एग्रीमेंट अलादा किया। ये 60s-50s की बात है, लेकिन उन्होंने हमें मिलिट्री एग्रीमेंट और अपने अड्डे बनाने वहाँ तक ही यूज़ किया, यानी टिशू पेपर के तौर पे यूज़ किया है हमारी स्टेट्स को। यहाँ उस तरह इन्वेस्टमेंट नहीं की। वो अलग बात है, यूब खान ने सेंसिबली, उसके प्लानर्स ने अच्छा काम किया और यहाँ पाकिस्तान में डेवलपमेंट हुई, लेकिन उसका लॉस भी, हमें नुकसान भी हुआ, क्योंकि हम उस ग्रुप में चले गए अमेरिका के,
और रशिया और बाकी ब्लॉक एक तरफ थे, और बाद में फिर अगली बात आई। तो बाहर क्या, ये उसी तरह का वो सोच रहे हैं कि वहाँ करें। असल बात यह है कि उन्हें पता है कि ये कौमें अगर खड़ी हो गई हमारे साथ तो फिर चाइना को ब्लॉक कर देंगी, क्योंकि चाइना में के साथ भी उनका एक क्लैश तो शुरू से है। वो मंगोल हैं, दूसरे हैं, वो मुसलमान भी नहीं हैं, तो बड़े तरीके से वहाँ वो घुसे हैं और अपनी कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ एक और बात असल आती है कि अगर सी पैक चाइना और वो वन रोड वन ट्रैक वाला जो पॉलिसी है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इलाकों में, ये जो है इंडस्ट्रियल जोन है सारा, अमेरिका इसी पैटर्न पे बात करता है, तो इंटरनेशनली इन दोनों को आपस में लिंक करना पड़ेगा। अब वो कौन करेगा? अब यहाँ आती है वो जो मैंने कहा था इमरान खान की पॉलिटिक्स। उसने ये जो दो मैंने मिसालें दी हैं आपको, इसमें उसने इंटरनेशनल स्टेचर अपना एक बना लिया। बाद में भी उसने वहाँ अमेरिका में बैठ के बहुत अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहाँ भी गया उसने अब फिर उसने अरबों में अपना इम्पैक्ट छोड़ा है। अब अरबों का उतना इन्फ्लुएंस हमारे पास नहीं है, जब ऊपर नहीं जैसे पहले दखल अंदाजी करते थे। वजह हमारे हुक्मरान उनके महकूम थे, उनके साथ मिलकर तजारतें करते थे, उनके इंटरेस्ट और थे। इसका इंटरेस्ट नेशनल इंटरेस्ट है, पीछे फिर इस्टेब्लिशमेंट का तो नेशनल इंटरेस्ट होता है, पॉलिसी में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, सियासतदान और तरह चलता है, वो और तरह। तो इस वक्त सिचुएशन लकीली ये है, नो फेवर टू इमरान, ये याद रखें। जो उसकी मैग्नेटिक पर्सनैलिटी है उसको वो यूज़ करना जानता है, उसने किया है, और एक ऐसे लेवल पे आ गया है कि अमेरिका ने उसी के ज़रिए से देखें अफ़गानिस्तान में एग्रीमेंट किया, उसका इन्फ्लुएंस है वहाँ, और वो तालिबान खान कहलाता भी था। ये आप देख लें, पिछली तारीख आपके सामने है। फिर यहाँ पाकिस्तान में उसने सबको साबित कर दिया कि मैं तो एहतसाब करूँगा, और दोनों बड़े अदारे जो अब उसकी लाइन पे आना शुरू हो गए हैं। पहले वो ज़रा लैतुल आल में थे, नज़र आता था, वो पॉलिसीज़ देख के, हालात देख के, वो ग्राउंड रियलिटीज़ वो बेहतर जानते हैं, लेकिन उसने कन्विंस कर लिया लगता है। अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखें, फिर अभी देखें फौज भी जिस तरह से चल रही है उसके साथ, जिस तरह इतनी मीटिंग वो करते हैं, तो आपस में एक इक्का हो गया हुआ है इनका कि यहाँ भी ठीक करें, बाहर भी, और इर्द गिर्द कौमों को भी समझ आ गई है कि अब ट्रेंड और है। इसका ये रिज़ल्ट होता है कि दूसरी कौमें फिर जो उस वक्त कौमी लीडर होता है उस पर डिपेंड करना शुरू कर देते हैं, और अमेरिका डेफिनेटली पाकिस्तान को अप्रोच करेगा, और चाइना के साथ भी इन्फ्लुएंस इतना है कि पाकिस्तान चाइना को भी इस पर कन्विंस कर सकता है कि ये कल को हम एक मिडल मैन का रोल करते हैं आपके और ये इन, यानी दोनों जो पॉलिसीज़ हैं, ये C5+1 और इधर ये जो है, तो हम इनको लिंक करते हैं। उसमें ईरान दरमियान में आ गया, देखिए ईरान के साथ बहुत बड़ा एग्रीमेंट कर लिया चाइना ने। और आज की खबर यह है कि ईरान ने एक बड़ा फैसला कल किया है, चाबहार जहां इंडिया ने कहा था हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, रेलवे रोड बनाएंगे, अफ़गानिस्तान के साथ लिंक करेंगे, और एक एग्रीमेंट था अफ़गानिस्तान, चाइना और अफ़गानिस्तान, ईरान और इंडिया का, और उन्होंने कुछ नहीं किया। वहाँ बातें करते रहे। आज मैंने पढ़ा कि ईरान ने उनको निकाल दिया वहाँ से। अब वो क्योंकि उन्होंने सारा पैकेज जो है बहुत बड़ा बिलियन ऑफ डॉलर्स का वो चाइना से कर लिया है, और चाइना उन्होंने कहा हम तेल खरीद देंगे, चूँकि उन पर बैन है चारों तरफ से, वो कोई ख़रीदता नहीं, डरते हैं सारे, चाइना तो नहीं इसमें आता, वो तो अपना काम करेगा, और उन्होंने कहा हम सस्ता देंगे, तो उसके इवज़ फिर चाइना वहाँ डेवलप करेगा। तो अब ये चाइना, पाकिस्तान, आगे फिर ये जितनी ये सेंट्रल स्टेट्स हैं, ये लिंक बनता चला जाएगा, और वहाँ पे आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप का रोल होगा, आपकी इस्टेब्लिशमेंट का रोल होगा, और ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ रही है जिसमें मुझे लगता है जैसे मतलब ग्राउंड रियलिटीज़ जो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की फेवर में जा रही हैं, और एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान जो है ये दुनिया में इसकी बात मानी जाएगी, उसकी बात समझ आना शुरू हो गई है। और इमरान खान आगे जो यूथ को ट्रेन कर रहा है, ये लीडर आते जाते हैं, लेकिन आगे यूथ के अंदर बहुत से अच्छे लीडर पैदा हो जाएंगे आज खुद। तो ये जो इस वक्त दकियानूसी सियासत है करप्शन वाली, ये तो अब आहिस्ता आहिस्ता दफन हो रही है, और नज़र आ रहा है कि बाकी मुल्क भी अब इसको एक्सेप्ट करने लगे हैं कि पाकिस्तान को अब उस शक्ल में ना देखो कि वहाँ हर एक के साथ सौदा हो जाता है। अमेरिकन बड़े गंदे रिमार्क्स भी देते हैं, हमारे बारे में देते थे, यहाँ तो मैं नहीं बोल सकता, यानी वो कहते थे हर चीज़ पे पाकिस्तान तो इतने सस्ते हैं जिस चीज़ पे मर्जी ख़रीद लें, ये उनका व्यू था हमारे बारे में, और ये ऑफिशियल व्यू था कि यहाँ जिसको मर्जी आप पैसे दें, जो मर्जी काम करा लें, और बड़े गंदे लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे। यहाँ मैं अब क्या बताऊँ आपको, बहुत से दोस्तों को पता भी होगा, उस पर लोग नाराज़ भी हुए कि ये क्या बोले, लेकिन हमारा अब हालात ऐसे हैं।
अवाम, जैसे मैंने कहा था, पाकिस्तानियत हम में आई नहीं, सुबवाइयत बढ़ गई हालात की वजह से, लोग परेशान हैं, ठीक, वो खाने को नहीं मिल रहा, वो नहीं हो रहा, तो नेचुरल वो बेचारे उसमें उलझते हैं, तो उनको जो भी नारा दें उसके बेचारे पीछे लग जाते हैं, हम उनको बेवकूफ़ बनाते रहते हैं, यही होता रहा है। तो इस अब यहाँ ये सिचुएशन तो अवामुन्नास की है, उनमें भी देखें आपके सामने है, ये करप्ट लोग सब कुछ है, लेकिन मजाक है, लोगों के अंदर कोई हिलजुल हो, इनके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट हो, कोई फलां, कुछ नहीं, कहीं भी नहीं। वो देखते हैं लीडर खुद कुछ कर लें, जो भी मर्जी कर लें। ये शुरू से हमारी कौम का हाल है। कायदाम की मिसाल भी आपको दी थी, वहाँ से लेके अब तक देख लें, हर लीडर जो है ना अपने ज़ोर पे आगे बढ़ता है, अपनी एबिलिटी के साथ आगे बढ़ता है, फिर वो जब देखता है गैप है चारों तरफ, मेरी मुखालफत नहीं हो रही, जो मैं मर्जी करूँ, तो फिर जो करप्ट बंदा है वो फिर अपनी वो एम्पायर बनाता है, ऑनेस्ट बंदा है ये मुल्क को बनाता है। यानी ये तो अपनी सोच के ऊपर है, नीयत के ऊपर है। तो ये सिचुएशन इस वक्त ये है, ये जो है C51+1, ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी ओपनिंग बनेगी आगे इंशाल्लाह। ये अब देखते हैं कि हमारे जो पॉलिसी मेकर हैं दूसरे हैं या क़यादत है वो किस तरफ लेके जाती है। ये सारे इश्यूज़ इस वक्त इम्पॉर्टेंट ये था, इस पर बहुत से मुझे दोस्तों ने भेजे भी मज़ामीन, वो भी मैंने पढ़े, और उन्होंने बड़ी एक मतलब नेगेटिव पिक्चरें भी देने की कोशिश की थी। आपको पता है पाकिस्तान में दो ही व्यूज़ हैं, या तो वो अमेरिका के साथ जाते हैं और यहाँ एक मायूसी फैलाते हैं, बस ये मुल्क ख़त्म हो गया, यहाँ कुछ नहीं होगा, पॉलिसियाँ ठीक नहीं हैं और बस ऐसे हो गया ऐसे हो गया, लोगों को मायूस किया जाता है। एक वो है जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, वो इमरान खान इनको को बहुत बड़ा रुस्तम बताते हैं, ना वो बात सही है ना वो बात सही है। हालात जब आगे बढ़ते हैं तो जब आप मैदान में खेलते हैं तो बैट्समैन की भी समझ आ जाती है, बॉलर की भी समझ आ जाती है, मैच ख़त्म होने पे ही पता चलता है फिर कौन जीता है, उसको देखना होता है और उसी तरफ इंशाल्लाह हम बढ़ेंगे। उम्मीद है हालात जिस तरफ जा रहे हैं, जिस तरह इंडिया के साथ अब हो रही है, लेकिन वो आखिर पे मैं बात वही करता हूँ कि इंडिया से आप कभी भी कोई चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो कभी बाज नहीं आएंगे। ये उनका एजेंडा है पाकिस्तान को ख़त्म करने का या इसको डिस्ट्रॉय करने का। जब यहाँ डेवलपमेंट्स होंगी, सब कुछ होगा, तो नेचुरल बात है कि वो फिर इसको बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। और जितनी डेवलपमेंट यहाँ हालात बेहतर होते जाएंगे, वो देखेंगे अब यहाँ ये एहतसाब शुरू है, बाकी चीज़ें हैं, तो नेचुरल है वो बाहर और अंदर हर जगह हरकत करने की कोशिश करेंगे। तो ख़तरात तो हैं, और जब ये मुल्क के अंदर मेक ब्रेक होता है, मुल्क आगे बढ़ता है, तो ये सब चीज़ें हुआ करती हैं, तारीख़ में आप देख लें। लेकिन जो फिर अपना आप इस्टेब्लिश करते हैं वो बना देते हैं मुल्क को। तो अब देखना यही होता है ऑब्ज़र्वर ने, यानी जो एनालिसिस करते हैं कि रुख किस तरफ आ रहा है। तो लग ये रहा है कि इस वक्त यानी पॉजिटिव साइड ++ है, नेगेटिव साइड जो है वो नीचे को जा रही है। और अच्छी खबरें इस लिहाज से सिर्फ ये है कि एप्रीहेंशन इर्द गिर्द है, और कोरोना वायरस ने जिस तरह लोगों के दिमाग और हर चीज़ जमूद बनाया हुआ है, उसका इफ़ेक्ट भी आ सकता है। तो ये सारे साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट भी उसमें काम कर सकते हैं। बहरहाल चाइना की पॉलिसी बड़ी सॉलिड जा रही है, और उसकी भी बात इस पे है कि अमेरिका क्या कर रहा है, वहाँ उनके लिंक्स भी हैं। एशिया और चाइना का तो बहुत बड़े लिंक हैं इन सारे मुल्कों से, अब भी उनकी सारी ट्रेड हर चीज़ वहीं से होती है। बल्कि इन सारी स्टेट्स की जितनी वो यानी मिलिट्री इक्विपमेंट है, ये रशिया से ख़रीदते हैं, उनके मतहत रहे रशिया के साथ। और बाकी जो है अभी जो सिंकियांग है वो भी चाइना में है। तो ये सब मुस्लिम एरिया है। तो इसके ऊपर अब अमेरिका आया है, तो हमें देखना है कि अब वो क्या सोचते हैं और फिर हमें उसको कैसे अपने फेवर में लेना है। असल पॉलिटिक्स ये होती है, उस पर देखें, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। और तुर्कों का रोल इंशाल्लाह बढ़ेगा आगे। उस पर चूँकि अभी रह गई हैं बहुत तुर्कों के बारे में बातें कि क्या रोल होगा, क्योंकि अभी ज़ाहिरन तो ऐसे नज़र नहीं आता। लेकिन ये सारी कौमें वही हैं जो पहले इस्लाम के लिए बहुत खिदमत करती हैं। ये सारी स्टेट्स भी उसमें आती हैं, तुर्की भी आता है। तो जब वहाँ ये डेवलपमेंट्स होंगी, सारा कुछ होगा, तो ये सारी फिर अपना रोल करेंगी। ये जोग्राफ़ी है, जोग्राफ़ी वही रहती है। वहाँ जो कौमें आबाद होती हैं वो फिर रिपीट हो जाती है, कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो वही कौमें फिर ज़िंदा होती हैं। फिर उनके मज़हब की बहुत बड़ी एक बात होती है, यानी मैंने कल एक पढ़ा मज़मून में कि मज़हब वहाँ ख़त्म हो रहे हैं, फ़लाँ हो रहे हैं। तो एक दोस्त ने मुझे भेजा, तो मैंने उन्हें लिखा कि देखें मज़हब कभी ख़त्म नहीं होता, ये बात याद रखें। इंसान, आप देखें, चंद लम्हे आप सोच के देखें अपने बारे में आंखें बंद करके,
अंदर देखेंगे तो आपको खुद ब खुद एक तन्हाई महसूस होती है। हर बंदा अंदर से तन्हा है, लेकिन कभी तन्हा होता नहीं, वो अंदर एक सहारा ज़रूर ढूंढता है। ये उसका ज़मीर उसको बताता है। जब उस तरफ देखता है तो जो उसका रिलीजन है, जो उसका फेथ है, उसकी तरफ आज खुद ध्यान चला जाता है। और जब प्रेशर आता है, कुछ आता है, तो इंसान उससे बढ़ जाता है। तो ये मज़हब कभी जाया नहीं करते, बंदे के अंदर किसी ना किसी शक्ल में मौजूद होते हैं और वो उसी से फिर अपनी स्ट्रेंथ लेता है जब वो प्रेशर में आता है। तो यही होता है कौमों के साथ कि फिर वो उनका झुकाव आज खुद फिर उस तरफ जाता है। जिन कौमों ने मज़हब छोड़ दिए वो परेशान हो रही हैं। आपके सामने क्रिश्चियनिटी का क्या हाल है। अब देखें, अभी वो चर्च उनके भरने शुरू हुए कोरोना वायरस से, किधर गए वापस? वो वही चर्च याद आ रहा है, वही सारा कुछ याद आ रहा है। ये कुदरती बात है। अल्लाह तो सबके साथ है और मौजूद भी है। वो हम यहाँ बैठ के जो मर्दी रुस्तम खान बन लें, वक्ती तौर पे ज़ाहिर नज़र आता है, लेकिन बिहेवियर जो है बंदे के, अल्टीमेटली फिर वो अपना सहारा बात अंदर ढूंढते हैं। जब ढूंढते हैं तो फिर वहाँ जो भी उसका सहारा है, किसी ने को भगवान सोचा हुआ है, किसी ने अल्लाह सोचा हुआ है, किसी ने कैसे, उस तरफ फिर वो खुद इंसान जाता है और फिर वो रिवाइव हो जाता है। इसलिए इस्लाम की रिवाइवल मौजूद है, ये बढ़ेगी, ये कौमों के ज़रिए हुआ करती है। और इस वक्त यही जो कौमें हैं, इन्होंने आगे बढ़ना है और इन्होंने आगे लेके चलना है। और उनमें तुर्क जो हैं, चूँकि कभी महकूम नहीं रहे और उन्होंने बड़ी बहादुरी से ये इत्तेहादियों को निकाला। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था और किस तरह से उन्होंने सबको डिफीट किया और असल जो जहाँ वो मौजूद थे वो अपना इलाका सेफ भी कर लिया। पूरी कोशिश थी यूरोपियन की कि यूरोपियन साल से तो ये निकल जाए। कस्तंतुनिया यानी इस्तंबुल उधर ही है, उसी को उन्होंने पहले कैपिटल बनाया और वहीं बैठ के अब भी वहाँ वो मौजूद है। और वो इसलिए अब सिचुएशन ये है कि इस्लाम भी ज़िंदा है, ये कौमें भी ज़िंदा हैं। सिर्फ वक्ती तौर पे इन्हें लीडरशिप चाहिए, वो हमारे पास इस वक्त नहीं है, या इमर्ज हो रही है, या नए लीडर्स हैं उसको कह लें। तो ग्राउंड रियलिटीज़ पे हम या एनालिसिस में यही देखते हैं कि अब किस तरफ बढ़ेंगे। अब इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर चंद दिन में फिर हाज़िर होता हूँ, फिर मुल्की हालात बाहर बात करेंगे सब पे। अब मेरा सलाम कबूल करें। और आखिर पे मेरी वही गुजारिश, नए दोस्त बहन भाई काफ़ी आए हैं, पुरानों को भी गुजारिश है कि मेरी जो वीडियो है, ये चैनल है, इसको सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक का बटन भी दें और बेल का बटन भी दबा दें ताकि आपको ये मिलती भी रहें सारी। और इंशाल्लाह एक मैंने वीडियो की थी, आपने पुरानी रिलीज़ की थी, आपको उसमें दुआ थी और कुछ हालात के ऊपर था, स्पिरिचुअल वीडियो। तो अब उसके ऊपर भी मैं बात शुरू करूँगा, एक दो दिन में इंशाल्लाह आपको वो भी मिल जाएगी, उसको भी देखें। और उसमें ज़्यादा बातें यही होंगी कि हमारा बंदे और रब का तल्लुक़ है, और हमें फिर इस दुनिया में आए हैं तो हमारा फिर अपना मिशन मुसलमान का क्या होता है, हमें किस तरफ बढ़ना चाहिए और कैसे आगे बढ़ना चाहिए, और दुनिया के साथ चलते हुए फिर हमने अपने दीन के साथ भी कैसे मजबूत रह सकते हैं, और फिर अंदर हमें सुकून कैसे आएगा, अल्लाह से तल्लुक़ कैसे बनेगा, इस पर इंशाअल्लाह बात हो। अल्लाह हाफ़िज़।